अपराजिता जी, अपनी 4 कमजोरियों से कैसे निपटेंगे आप? महाराष्ट्र, बिहार जहां पर बाजी पलट चुकी है, और बंगाल और कर्नाटक। अपराजिता जी, आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, सारे जुगनू लगे हुए हैं कि सूरज को उगने नहीं देंगे। मैं बात बोलती हूँ और आज भी मैंने दोहराया। ऐसा है कि सूरज उग रहा है और सूरज में बड़ी रोशनी आ रही है। जहां तक जीतने का सवाल है, जहां तक सत्ता में रहने का सवाल है, 50 साल या 25 साल, मैं तो कहूंगी, मैं तो 2024 की बात करूंगी। 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेयर में कोई वैकेंसी ही नहीं है। इस बात को हम समझ के सारी बातें करें तो अच्छा होगा। हम घूम फिर कर वही लौट रहे हैं जहां से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहली बात, 1 सितंबर को इनकी INDIA की मीटिंग होने वाली है। कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा होगी, लेकिन मैं कह दूं, जैसा आलम है, पहली बात, सीटों का बंटवारा जिस तरह होना चाहिए किसी को संतुष्ट नहीं करेगा, या मुझे लगता है पूरे लोगों, सारे लोगों को ज्ञात है। दूसरा मैं कह दूं, जब तक एक सर्वमान्य नेता नहीं होता है, तब तक कोई भी संस्था ढंग से काम नहीं करती। और मुझे लगता है इस बात को 140 करोड़ भारत की जनता समझती है। तो सबसे पहले ये जो INDIA है, इसको तो लोगों का आस्था भाजक होना पड़ेगा। और मुझे लगता है जब से यह बनी है, तीसरी मीटिंग होने जा रही है, अभी तक लोगों का की जो आस्था प्राप्त होनी थी वो अभी तक नहीं हुई है। और जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सवाल है, उन्होंने तो हमें कहा है इस बार कि फिर से 2024 15 अगस्त वो लाल किला आ रहे हैं। मुझे लगता है हम सबने उन्हें सुना। और मैं कह दूं, उन्होंने आह्वान दिया है, हम सब कार्यकर्ताओं को भी कहा है, और एक तरह से जनता को भी कहा है, साधारण जनता को भी कहा है कि इस बार 50% वोट शेयर से अधिक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस तो 2024 के निर्वाचन में आएगा, और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। अच्छा अपराजिता जी, देखिए, हमारे अपराजिता जी, पास जी, आपने अभी उगते हुए सूरज की बात की। उगता सूरज उग रहा है तो फिर वो जुगनू उनके सामने कैसे टिकेंगे? हम तो 10 साल से तो सूरज उगा हुआ है। ये उग रहा है का क्या मतलब है? मतलब अभी आप देखिए, 300 350 से क्या 400 का दावा कर रहे हैं? अभी पूरी तरह से उगा नहीं है क्या ये सूरज आपका? देखिए, मैं कह दूं कि हम इस बार तो 340-42 की बात कर रहे हैं। आपने हमारा सही रूप देखा कहां है? इस बार आप देखेंगे। अच्छा, देखिए, जहां तक यूपीए का सवाल है, मैं यूपीए की बात कर दूं। 2019 में हम आंकड़ों से बात करें, तथ्य और तर्क के आधार पर बात करें तो सही लगेगा। कांग्रेस हवा में बात करती है, और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साहस या दुस्साहस की बात करें तो बड़ी हंसी भी आती है। जहां तक 2019 का सवाल है, यूपीए ने 91 सीट जीती थी, और करीबन 27% इनके वोट शेयर थे। मैं मानती हूं कि INDIA होने के बाद 144 लोकसभा के सदस्य इनके पास आए, और अभी 37.5% इनका वोट शेयर है, अगर हम ये 144 MPs को देखें और वोट शेयर को उस तरह से कैलकुलेट करें। जहां तक एनडीए का सवाल है, देखिए, हम प्रदर्शन अच्छा करते हैं क्योंकि हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं और अपने आप को सुधारते हैं। हम जानते हैं कि 353 सीट हमें 2019 में आया था, 45% वोट शेयर, और उसके बाद जो अजीत पवार की एनसीपी आई और शिवसेना और जेडीयू, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली गई और जेडीयू गए। मैं आपको बता दूं, अभी हम 332 सीट पर है जहां तक एनडीए की बात है। 38 पार्टियों की बात है, हम 332 सीट पर लोकसभा में बैठे हैं, और करीबन 42.9% हमारा वोट शेयर है। ये कहते हुए, जानते हुए कि इसमें कमी आई है, मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा आंकड़ा दूंगी, फिर आप दूसरे वक्ताओं से बात कर सकते हैं। देखिए, विभिन्न सिनारियोज होते हैं जब हम चुनाव करते हैं। 190 सीट ऐसे हैं 2019 में, 190 सीट ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस का सीधा टक्कर बीजेपी से हुआ था, या बीजेपी का सीधा टक्कर कांग्रेस से हुआ था, और वहां पर हमें 175 सीट मिले थे और इन्हें 17 सीट मिले थे। याद कीजिए, हमें 20% का लीड मिला था। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि अभी भी ये जो राज्य हैं, मैं देख रही थी कि ये जो 190 सीट है, ये किन राज्यों में है।
देखिए अभी भी जो राज्यों का नाम मैं दूंगी, उन राज्यों में फिर से यथावत वही स्थिति होने वाली है। तो निश्चित तौर पर करीबन 190 में हम 170, 75 सीट तो जरूर मैं जीतेंगे। समझ गया, ओके, जी मैं समझ गया। जी, तो मैं आपको बताना ये चाहूंगी, आंकड़ों के आधार पर कह रही हूं, 4 तरह के सिनारियोज है, समय नहीं है बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं कह दूं कि अगर हम अभी भी देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सरकार की नीति, उनकी नीयत और उनके कार्य की प्रणाली और लोगों में जो एक तरह से विश्वास हमने पैदा किया है, उसी के आधार पर आदरणीय अमित शाह जी भी कुछ कहते हैं और शांतनु जी भी कुछ कहते हैं। ओके, तो ये मुझे अतुल लगता है लोंढे कि ये पाटिल एक आदरणीय कमेंट अमित करिएगा, शाह जी देख का लीजिए सीधे सीधे चुनौती आपको दे रही है अपराजिता जी। वो कह रही हैं बाकी सब छोड़ दीजिए, जहां 200 सीटों पर कांग्रेस से टक्कर है उसमें से 180 हम वैसे ही जीत लेंगे, आधी लड़ाई हमारी वहीं खत्म हो जाएगी। कैसे जीतेंगे बताइए? नहीं, मेरा कहना तो यही है कि डूबते सूरज को 38 जुगनुओं जो है वो चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कामयाब नहीं होगा। ये तो सच्चाई है। अब देखिए, ये 80 में से 80 सीट भाजपा जीतेगी कह रहे हैं, तो सुहेल देव कहां जाएंगे, अपना दल कहां जाएगा? इनके साथ वालों को सीट देना नहीं है इनको, इसका मतलब। और जो सिर फुटबॉल महाराष्ट्र में होगी, वो सिर फुटबॉल इतनी भयानक होगी, मुर्गी पर मुर्गी, मुर्गी पर मुर्गी बिठा दी है। एक सीट पर जहां अजीत दादा का भी कैंडिडेट रहेगा, बीजेपी का रहेगा, एकनाथ शिंदे गुट का भी रहेगा, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? ये तो महाराष्ट्र में इनके सामने चुनौती। फिर भी जमानत जब्त होने वाली स्थिति महाराष्ट्र में आएगी, मैं कह रहा हूं, ये बात याद रखना। दूसरी बात, क्या इन्हें काफी महंगाई बढ़ाने के लिए चुनाव जिताया था 2019 में? क्या इतनी बेरोजगारी 51% तक ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर को मिलाकर इतनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ाने के लिए दी थी? ओके, मैं समझ गया, ऑलराइट, मुद्दे बाद में, फिर मुद्दे बाद में। सुनील साजन, ओके, सुनील साजन। होगा मानव जी।